गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो पहला वीडियो चैनल पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का आ चुका है। काफी बच्चों ने वो वीडियो देखा, लाइक किया, बहुत ही अच्छे कमेंट्स। गाइस कीप वॉचिंग सच थिंग। अभी बहुत चीजें आ रही है एज पर द शेड्यूल। आज मैं आपको नेशनल इनकम का बचा हुआ पूरा थियरी, पूरा का पूरा थियरी एक ही वीडियो में खत्म करवाने वाला हूं। वन शॉट जिसमें नेशनल इनकम पूरे यूनिट की थियरी हम खत्म करेंगे। खाली एक एक्स्ट्रा वीडियो रहेगा उसके बाद, और एक वीडियो अलग से संस्कार रहने वाला है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 2, जहां पे हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट कवर करने हैं गाइस। ऑल राइट, सो सबसे पहला टॉपिक जो आएगा वो यहां पे आएगा। सिंपल सा टॉपिक है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम गाइस। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा है कि इनकम्स पर्टिकुलरली दो टाइप की होती है। एक होती है फैक्टर इनकम, दूसरी होती है ट्रांसफर इनकम। पहला फोकस हमारा यहां पे मीनिंग समझने पे रहेगा गाइस। सो सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा कि फैक्टर इनकम क्या है और ट्रांसफर इनकम क्या है। अब देखो, फैक्टर इनकम नाम से ही पता चलता है वो इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिल रही है काम करने के लिए, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन लोगों ने काम किया, इनको जो पैसा मिल रहा है उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। ऑलराइट, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलते हैं वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो ये हुआ फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होता है? वो इनकम जो आपको मिला है लेकिन इसके लिए आपने कोई काम नहीं किया है। आपको आपके पापा ने पॉकेट मनी दी, वो एक ट्रांसफर इनकम है। आपको किसी ने आपके बर्थडे पे गिफ्ट दिया, वो एक ट्रांसफर इनकम है। सो कोई भी स्कॉलरशिप मिल गई आपको, वो भी एक ट्रांसफर इनकम है। सो पहला बेसिक मीनिंग सबको क्लियर है आई थिंक यहाँ पे। द इनकम रिसीव्ड by the factors of production for rendering services is called as factor income, whereas here the income received without rendering services is known as transfer income. All right guys, national income का सबसे बड़ा उसूल ये है कि हम उसी पैसे को काउंट करते हैं जो कमाया हुआ है। अगर किसी पैसे के सामने सर्विस नहीं दी आपने, फ्री में वो पैसा मिला है, वो कभी भी आपकी कंट्री की नेशनल इनकम में अकाउंट नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट आपको दिखेगा यहाँ पे, दैट इट इज इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। वेरी क्लियर गाइस, क्योंकि फैक्टर इनकम कमाया हुआ पैसा है, इट इज एन अर्निंग कंसेप्ट। ओके, और ट्रांसफर इनकम सिर्फ पैसा जो है वो आपको मिला है। अब पैसा मिला है तो उसे हम एक रिसीट कहेंगे, सिंपल, इट इज जस्ट अ रिसीट कॉन्सेप्ट। ऑलराइट गाइस, फैक्टर इनकम जैसे कि स्टार्टिंग में बताया किसको मिलता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सो ये कौन रिसीव कर रहा है? व्हाट द रेसिपिएंट ओवर हियर, दे आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ट्रांसफर इनकम किसी को भी मिल सकता है, लेकिन जनरली हाउस होल्ड्स और गवर्नमेंट को मिलता है गाइस। गवर्नमेंट को हम टैक्सेस पे करते हैं, टैक्सेस भी एक ट्रांसफर इनकम है उनके लिए। हाउस होल्ड्स को गिफ्ट्स मिलते हैं, रेमिटेंसेस मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं फ्री के, तो वो सारी चीजें उनके लिए ट्रांसफर इनकम हुई। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिखेंगे, ये तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन। गाइस ये चीज याद रखिए, दो स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूं। एक बोनस, बोनस जो है वो एक फैक्टर इनकम है, क्योंकि वो उस एम्प्लॉय को मिलता है, पूरा साल काम किया, कमाया हुआ पैसा है उसका, फ्री का नहीं मिला। और पेंशन की भी कहानी सिंपल है, अगर वो ओल्ड एज पेंशन है तो वो ट्रांसफर इनकम है, लेकिन अगर वो रिटायरमेंट इनकम पेंशन है तो वो फैक्टर इनकम होगा। रिटायरमेंट पेंशन आपकी मेहनत की कमाई है जो आपको रिटायर होने के बाद मिल रही है। ओके, इट्स अ मनी दैट यू हैव वर्कड फॉर, सो दैट इज द रीजन इट इज अ फैक्टर इनकम। ऑलराइट गाइस, so let's move ahead to the next topic, which is very important, final goods and intermediate goods. इस पे थोड़ा ध्यान से समझना, मीनिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। इसके फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। ओके, इसके ऊपर एग्जांपल्स बहुत आते हैं। मैंने जैसे कि स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया कि इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनना, फाइनल गुड्स का मीनिंग बहुत सिंपल है। दीज आर द गुड्स दैट आर ईदर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स फॉर कंजम्पशन और प्रोड्यूसर्स एज एन इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर कोई भी गुड है जो कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर ने लिया है और इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोड्यूसर ने लिया, तो फाइनल गुड है। सर एग्जांपल तो इसका, हम सब कंज्यूमर्स हैं। सपोज मैंने जाके कोई ब्रेड खरीदी, मिल्क खरीदा अपने लिए पर्सनल यूज के लिए, तो वो हुआ कंजम्पशन बाय कंज्यूमर। वेरी क्लियर गाइस। प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट किया, इसका मतलब सर इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट किसी ऐसे गुड में जो प्रोड्यूसर खुद यूज कर रहा है। स्पेसिफिकली यहां पे ज्यादातर जो होता है वो आती है मशीन्स। अगर एक प्रोड्यूसर ने कोई भी मशीन खुद के लिए खरीदी है, तो पर्टिकुलरली उसको हम कहेंगे यहां पे एक फाइनल गुड। वेरी क्लियर गाइस। सो फाइनल गुड्स का मीनिंग क्लियर है, ईदर यूज फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट गाइस, नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे अपने। इंटरमीडिएट गुड्स आर वेरी सिंपल, दे आर द गुड्स ईदर यूज फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर।
मैंने कोई गुड लिया और उसे बेचा, रीसेल। मैंने कोई गुड लिया और उसे यूज किया एज रॉ मटेरियल, तो वो इंटरमीडिएट होगा। ओके, रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, ध्यान से सुनना गाइस। सबसे पहली चीज, अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज मैं बोलता हूं मिल्क परचेज बाय कंज्यूमर, इट इज कंजम्पशन गुड। मिल्क परचेज्ड बाय अ डेयरी शॉप, अब डेयरी शॉप वाला क्या करेगा, लेके या तो बेचेगा, तो किस कैटेगरी में गया, रीसेल। या फिर डेयरी शॉप वाला उससे शायद पनीर बनाए, मलाई बनाए, चीज बनाए और बेचे, तो वो क्या कर रहा है, उसे फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर रहा है। ओके, सो मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप इज एन इंटरमीडिएट गुड। वही मैं बोलता हूं मिल्क परचेज बाय अ बेकर, एक बेकर जो है वो ब्रेड बना रहा है या लेट्स से केक बना रहा है, तो उसमें मिल्क यूज कर रहा है। सो कोई भी प्रोडक्ट आपने एज रॉ मटेरियल यूज किया है एक फॉर्म ने, वो भी इंटरमीडिएट गुड होगा और वो उसी साल में यूज होना चाहिए गाइस। अगर वो उस साल में यूज नहीं होता है तो फाइनल गुड माना जाएगा, क्योंकि खर्चा तो हो चुका है, इनकम बन चुकी है। आपने कोई भी रॉ मटेरियल खरीदा है बिजनेस के अंदर, आपको उस साल के अंदर उसे यूज करना पड़ेगा। अगर साल के एंड तक आप उसे नहीं यूज कर पाए तो वो आपका कंजम्पशन माना जाएगा। इसे कहते हैं एनी इंटरमीडिएट गुड दैट रिमेन्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड। वेरी क्लियर गाइस, सो मीनिंग क्लियर है यहां पे आप लोगों को। ओके, परफेक्ट। अब देखो यहां पे ध्यान से समझते हैं कौन सा दोनों में से नेशनल इनकम में आता है। सिंपल सी भाषा में बोलूं तो फाइनल गुड्स जो होते हैं वो नेशनल इनकम में आते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में नहीं आते। सर क्यों? अब ध्यान से समझना, मैंने केक खरीदा, मैंने क्या खरीदा, केक, तो एक फाइनल गुड हुआ। केक की वैल्यू मैं ले चुका हूं क्योंकि वो फाइनल गुड है, तो नेशनल इनकम में आएगा। अब क्रीम यूज टू मेक केक, क्या वो आएगा? क्रीम यूज टू मेक केक, क्या वो आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उस क्रीम की वैल्यू ऑलरेडी केक की वैल्यू में आ चुकी है। तो इसीलिए हम इंटरमीडिएट गुड को नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं। वेरी क्लियर। और हम फाइनल गुड्स को लेते हैं। इंटरमीडिएट को इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल में आ जाती है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को लेते हैं तो उसे हम डबल काउंटिंग कहते हैं गाइस। दैट इज काउंटिंग द वैल्यू ऑफ फाइनल एज वेल एज इंटरमीडिएट गुड्स। सो आर वी क्लियर विद दिस थिंग? सो नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स ही आते हैं, ये आएगा, ये नेशनल इनकम में नहीं आएगा। वेरी क्लियर गाइस। इसके बाद कौन से गुड्स ऐसे हैं जिसमें वैल्यू एडिशन की जरूरत नहीं है, मतलब वैल्यू ऐड करने की, उनको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, इट इज फाइनल गुड्स, देयर इज नो नीड ऑफ वैल्यू एडिशन। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स पे काम होना बाकी। अगर मैं बोलता हूं मिल्क परचेज बाय अ बेकर, तो बेकर उसे ब्रेड में कन्वर्ट करेगा, उसमें अभी भी वैल्यू एडिशन होनी बाकी है। वेरी क्लियर गाइस, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ऑल राइट। वैल्यू एडिशन के साथ साथ एक पॉइंट अटैच कर देते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री। कौन से गुड्स ऐसे हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, इसका मतलब उन पे कोई काम होना बाकी नहीं है? फटाफट जवाब दो, इट इज फाइनल गुड्स, यूज के लिए रेडी है, उन पे कोई काम होना बाकी नहीं है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या होता है सर? प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब उस पे अभी काम होना बाकी है। जैसे अगर मैं बोलता हूं मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, तो उसका पर्सनल कंजम्पशन हो गया, ओके, सीधा उसे कंज्यूम करेगा। लेकिन मिल्क परचेज बाय बेकर, बेकर उसे प्रोसेस करके ब्रेड में कन्वर्ट करेगा और फिर उसे बेचेगा, तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। सो इसमें अभी याद रखिए, दिस इज क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड दिस इज विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। अब इनकी क्या टाइप की डिमांड होती है, ध्यान से समझना। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं, उनकी डिमांड होती है डायरेक्ट डिमांड, मतलब मुझे अगर मिल्क पीना है तो मैं जाके खरीद लूंगा सीधा। ऑल राइट, वेरी क्लियर। लेकिन ध्यान से समझना, एक बेकर मिल्क कब खरीदेगा? जब उसकी ब्रेड ज्यादा बिकेंगी। अगर उसकी ब्रेड की सेल ज्यादा होने लगी तो उसका मिल्क का बाइंग ज्यादा होना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। डिराइव का मतलब क्या हुआ? जब एक डिमांड दूसरे डिमांड से डिराइव हो रही है, उसकी ब्रेड्स बिक रही हैं बेकर की, तभी वो मिल्क खरीद रहा है, तो मिल्क की डिमांड ब्रेड से डिराइव हो रही है। ओके, सो दे हैव अ डिराइव डिमांड, दे हैव अ डायरेक्ट डिमांड। एंड लास्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो एग्जांपल्स दिया हुआ है गाइस, एग्जांपल्स इसमें बहुत सारे कर सकते हो आप, बहुत क्लियरली बोल देता हूं। अब देखो यहाँ पे दिया मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड्स, राइट। इसमें खाली मैं एक ही सिंपल चीज बोलूंगा, एग्जांपल्स में क्या ध्यान रखना सॉल्व करते वक्त। नंबर 1, कंज्यूमर कोई भी चीज ले रहा है, आटा ले रहा है, दूध ले रहा है, फ्रिज ले रहा है, कंप्यूटर ले रहा है, वो फाइनल है। प्रोड्यूसर ने कोई भी मशीन ली, कोई भी मशीन, एसी लिया, कंप्यूटर लिया, फ्रिज लिया, प्रोड्यूसर ने खुद के लिए, ध्यान से सुनना, तो भी वो फाइनल है। तीसरा, कोई भी प्रोड्यूसर ने अगर रीसेल के लिए लिया, जैसे मोबाइल डीलर ने मोबाइल फोन लिया तो वो इंटरमीडिएट है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक शॉप ने फ्रिज लिया तो भी बेचने के लिए लिया, तो भी वो इंटरमीडिएट हुआ। और चौथा, कोई भी बंदा अगर एक रॉ मटेरियल को फर्दर प्रोसेस कर रहा है, ओके, जैसे मैंने बोला मिल्क परचेज बाय बेकर हो गया,
फार्मर ने सीड्स यूज करी, फर्टिलाइजर यूज किया, तो भी वो इंटरमीडिएट रहेगा। ऑलराइट गाइस, गुड्स के साथ सर्विसेज की भी बात कर रहा हूं। अगर कोई प्रोड्यूसर कोई सर्विस लेता है तो वो इंटरमीडिएट है, लेकिन अगर कंज्यूमर कोई सर्विस लेता है तो वो फाइनल है। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं इसके अंदर, सो बी वेरी केयरफुल वाइल सॉल्विंग दिस। इसमें ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वर्ड जो यहां पे आता है वो आता है डबल काउंटिंग। What do you mean by the word double counting? When you take the value of both final and intermediate. Are we clear with this thing, guys? So ये topic clear हुआ हमारा यहाँ पे, yes or no? Let's proceed ahead to the next page, जो कि आता है हमारा types of final goods. Guys देखो, final goods की definition अगर मैं पीछे लेके जाऊं तो क्या है? Consumption by household या consumers और investment by firm. ओके, तो फाइनल गुड्स जो होते हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं, ध्यान से समझना। या तो वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स, या तो वो होते हैं कैपिटल गुड्स। मैं कंज्यूमर हूं, मैं कोई भी चीज अपने लिए खरीद रहा हूं, क्या हुआ? कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर दोस गुड्स दैट डायरेक्टली सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर। वेरी क्लियर गाइस। कोई भी फर्म ने इन्वेस्टमेंट करके मशीन ली तो वो हुआ उसके लिए कैपिटल गुड। मशीन इज व्हाट? इट्स अ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोस गुड्स दैट हेल्प्स इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। मुझे फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। मुझे कपड़ा बनाना है, उसके लिए मशीन चाहिए, मशीन है मेरे पास, मशीन मुझे हेल्प कर रही है कपड़ा बनाने के लिए, तो मशीन कैपिटल गुड हुई। वेरी क्लियर। मैं कंज्यूमर हूं, मैंने मिल्क खरीदा खुद के लिए, मैंने चॉकलेट खरीदी खुद के लिए, मोबाइल खरीदा, गाड़ी खरीदी, कपड़े खरीदे, ये सब कंज्यूमर गुड्स हुए। वेरी क्लियर गाइस। सो दो टाइप के फाइनल गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। दोनों का मीनिंग आई थिंक सबको क्लियर है कि ये डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाई करते हैं और ये फर्दर प्रोडक्शन में यूज होते हैं। वेरी क्लियर गाइस। अब इसको ध्यान से समझना कि कंज्यूमर गुड जो है वो टोटल 4 टाइप के होते हैं। नाम दिख रहे होंगे आपको, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल वो जो बार बार यूज किए जाते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो मोबाइल फोन, एक्टिवा, मैंने मोबाइल फोन लिया, एक बार खर्चा किया, लंबे टाइम तक यूज करूंगा, वो ड्यूरेबल हुआ। नॉन ड्यूरेबल वो जो एक बार यूज करके खत्म, जैसे मिल्क मैंने बोला, मेरे को बार बार मिल्क खरीदना पड़ेगा अगर मुझे मिल्क कंज्यूम करना है, एवरी टाइम आई हैव टू बाय इट, इट इज नॉन ड्यूरेबल। वेरी क्लियर गाइस। सेमी ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? जिसे मैं अभी लेके थोड़ा टाइम यूज कर सकता हूं, फिर मुझे वापस लेना पड़ेगा। ओके, कपड़े, जूते, ये सेमी ड्यूरेबल होते हैं। ओके, सर्विसेज का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपने बाहर से, जैसे अगर आप डॉक्टर के पास गए, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं टीचर हूं तो मैं सर्विस दे रहा हूं, कोई भी चीज जो नॉन टेंजिबल है। सो 4 टाइप के कंज्यूमर गुड होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, सर्विसेज। ड्यूरेबल दैट आर यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, non-durable that are used in a single act of consumption, semi-durable that are used for a limited period of time, and these are invisible items or you can say intangible items. Very clear guys, समझ में आया? अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स की बात करूं तो पहले बताया दे हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, जैसे कि मशीनरी हो गया, सब हो गया। मशीन के बिना मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता हूं। समझो, आप फैक्ट्री डाल रहा हूं, फैक्ट्री में कपड़ा कैसे बनेगा? मशीन के बिना बन जाएगा? नहीं। तो बोल सकता हूं कि ये फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये मेरी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। कैन यू सी अ पॉइंट गिवन? दे प्रमोट द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी एंड इनका एक्सपेक्टेड लाइफ ज्यादातर 1 साल से ज्यादा होता है। पापा ने नई फैक्ट्री खोली, वहां मशीन डाली है, पापा हर साल मशीन नहीं बदलेंगे, कम से कम वो मशीन 10-15 साल चलने वाली है, तो उसका लाइफ, एक्सपेक्टेड लाइफ बहुत बड़ा है, राइट? लेकिन कंज्यूमर गुड के केस में कहानी ऐसी नहीं है गाइस। कंज्यूमर गुड प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करते क्योंकि वो कंज्यूम किए जा रहे हैं बाय कंज्यूमर्स, उनका प्रोडक्शन से कोई नाता नहीं है और उनका टाइम लाइफ बहुत कम होता है। आपने मोबाइल फोन लिया है, 1-8 साल में बदल लोगे। पापा ने फैक्ट्री में मशीन डाली, 1-8 साल में नहीं बदलेंगे, कम से कम 8, 10, 15, 20 साल चलाएंगे। वेरी क्लियर। सो दिस इज व्हाट वी कवर अबाउट कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स। आर वी क्लियर विद दिस थिंग गाइस? यस। अब यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो कैपिटल गुड्स है गाइस, कौन यूज करता है? उन्हें कौन यूज कर रहा है? प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, हाँ कि ना? तो क्या मैं कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर गुड्स से बोल सकता हूं? सर प्रोड्यूसर गुड्स क्या हो गया? अभी नई पिक्चर कहां से लेके आ गया आप? ध्यान से सुनना। प्रोड्यूसर गुड्स वो है जो कौन यूज कर रहा है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर 2 चीजें यूज करता है। ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल छोटा सा दूंगा और समझा दूंगा। मुझे एक फैक्ट्री चालू करनी है, क्या मुझे मशीन चाहिए? हाँ सर। क्या मशीन के अंदर डालने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए? हाँ सर। सर दोनों चीजें आप यूज कर रहे हो तो दोनों प्रोड्यूसर गुड हुई? हाँ सर। अब ध्यान से सुनना, जो मशीन मैं यूज कर रहा हूं उसे कहेंगे कैपिटल गुड। उसे क्या कहेंगे गाइस? मशीन इज नथिंग बट अ कैपिटल गुड। जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, मशीन के अंदर जो रॉ मटेरियल डाल रहा हूं मैं,
वो रॉ मटेरियल हुआ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। सो प्रोड्यूसर गुड दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैपिटल गुड्स और एक होता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ये तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है कि मशीन्स हो गई जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ये नया वर्ड है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो एक बार यूज करके खत्म हो जाए बाय प्रोड्यूसर, यानी कि रॉ मटेरियल। सर कपड़े बनाने की मशीन ली है, उसको मशीन तो एक बार ले लिया आपने, लेकिन थ्रेड रोज रोज डालनी पड़ेगी। जैसे जैसे थ्रेड खत्म होगी आपको बार बार डालना पड़ेगा, तो सिंगल यूज में खत्म होगा। वेरी क्लियर। देखो क्या दिया हुआ है, दे आर द बेसिक रॉ मटेरियल्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, राइट गाइस? हाँ ना, टेक्निकली ये रॉ मटेरियल है, तो ये कौन से गुड हुए? ये इंटरमीडिएट गुड हुए गाइस, और ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो ये हुए मेरे फाइनल गुड्स। क्या हुए गाइस? ये हुए मेरे फाइनल गुड्स। थोड़ा सा रंग बिरंगा कलर ले लेते हैं, पीला सा। ये हुए मेरे फाइनल गुड्स। सो प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं गाइस? ये दो टाइप के। नंबर वन कौन सा हुआ? ये नंबर वन हुआ ये कैपिटल गुड्स जो कि फाइनल गुड्स हुए, एंड नंबर टू इंटरमीडिएट गुड्स हो गए जो हमारे सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हुए। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनल गुड्स? नहीं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। कैन आई से ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स? यस, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल भी आता है। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, but all producer goods are not capital goods because they also include single use producer goods। थोड़ा ध्यान से फोकस करना है टॉपिक पे, इसमें भी घुमा सकते हैं आपको। दो टाइप के प्रोड्यूसर गुड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, मीनिंग, एग्जांपल्स रियली इंपॉर्टेंट गाइस। लेट्स प्रोसीड अहेड नाउ। अब जो पार्ट पे मैं जा रहा हूं ना, इस पार्ट से ज्यादातर एक क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है। वन ऑफ द फेवरेट पार्ट्स बोल सकते हो। सी मेरा एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगता है कि 10 पेपर बनेंगे तो 8 पेपर के अंदर ये सेकेंड पार्ट जो कि चैप्टर 4 की थियरी है, रियल नॉमिनल, जीडीपी डिफ्लेटर एंड जीडीपी वेलफेयर, इनमें से कुछ ना कुछ डेफिनेटली पूछा जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं आपको समझाऊंगा दो टाइप की जीडीपी जो कि होती है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रंग बिरंगा कलर ले लो। रियल जीडीपी हट रहे, नॉमिनल जीडीपी। ओके, कि रियल अब जीडीपी क्या होता है? आई थिंक जीडीपी तो सबको पता है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलो मैं सिंपल कर देता हूं, जीडीपी कैसे निकालते हैं। जीडीपी निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्या है फॉर्मूला? जीडीपी निकालने का फॉर्मूला, नहीं रंग बिरंगा कलर ले लूं, पीला। हाउ डू वी गेट जीडीपी गाइस? जीडीपी इज नथिंग बट आउटपुट इनटू प्राइस। आउटपुट इनटू, सिंपल भाषा में बोलूं, 50 मेरा आउटपुट है, 100 मेरा प्राइस है, तो जीडीपी आ गई 5000। ठीक है, समझ में आया? तो जीडीपी इज आउटपुट इनटू प्राइस। अब क्या होता है, दो टाइप की जीडीपी होते हैं। मैं फोकस खाली मीनिंग समझाने पे ज्यादा कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं नॉमिनल क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी वो होता है जो ये जो प्राइस है ना, प्राइस वो करंट ईयर का लेता है। किसका लेता है गाइस? करंट ईयर का। इसको बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइसेस। मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं करंट ईयर आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइस कर दूं, सपोज एक एग्जांपल देता हूं, 2024 में कितने गुड्स बने और 2024 में क्या प्राइस था, मल्टीप्लाई किया तो नॉमिनल जीडीपी मिल जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो यहां पे 2024 में सपोज 50 गुड्स थे और प्राइस जो था, या 500 गुड थे और प्राइस जो था वो 10 था। ठीक है, तो जीडीपी कितनी आई गाइस? 5000। ये 5000 जो हुई वो मेरी कौन सी जीडीपी हुई? नॉमिनल जीडीपी। ये क्या करता है? करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर का आउटपुट लेता है। 2025 में समझ लेते हैं कि आपका आउटपुट फिर 500 ही था, लेकिन प्राइस बढ़ के 15 हो गया। प्राइस बढ़ के कितना हो गया गाइस? 15, डबल हो गया, तो अमाउंट आया 7500। तो ये आपकी नॉमिनल जीडीपी हुई। वेरी क्लियर। अब यहां पे ध्यान से सुनना, जब आप करंट ईयर के प्राइस पे जीडीपी निकालते हो उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, ज्यादा जोश आ गया थोड़ा सा, कोई ना। अब रियल जीडीपी क्या होता है गाइस? ध्यान से देखना। रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, हम आउटपुट तो करंट ईयर का ही लेंगे,
लेकिन प्राइस जो है वो बेस ईयर का लेंगे, यानी एक ही प्राइस होगा। बेस ईयर का मतलब क्या होता है सर, मैंने एक ईयर को एज बेस ले लिया और प्राइस हमेशा उसी का लूंगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, 2024 में यही वाला लेते हैं, कितना आउटपुट था 500, और हम 2024 को ही बेस ईयर लेते हैं, इसका प्राइस था 10, तो मेरी जीडीपी आई 5000। अब 2025 में हमारा आउटपुट कितना था गाइस, 500 ही था। यहां पे हमारा प्राइस 10 का 10 ही रहेगा, हम प्राइस चेंज नहीं करेंगे। जो बेस ईयर है, अब ये हमारा बेस ईयर है, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे, मतलब मेरा जीडीपी 5000 आया। वेरी क्लियर गाइस, समझ में आया? तो अगर मैं जीडीपी को करंट ईयर के प्राइस पे निकाल रहा हूं, उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। अगर मैं जीडीपी को बेस ईयर के प्राइस पे निकाल रहा हूं, उसे हम रियल जीडीपी कहेंगे। अब एक बात बताओ, जरा ध्यान से देखना है इसको, इन दोनों में से कौन सा आपको लग रहा है असली ग्रोथ दिखा रहा है? यहां पे बोलता है भाई ये 5000 से जीडीपी 7500 पहुंच गया, इसका मतलब क्या हुआ, 2500 से बढ़ गया, 50% आपका जीडीपी बढ़ गया, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे आपका आउटपुट वही का वही है, गाड़ी हिली नहीं है लेकिन जीडीपी डबल हो गया। और यहां पे अगर आप देखोगे जीडीपी 5000 था और 5000 ही है, कोई चेंज नहीं आया। वेरी क्लियर। तो ये जो है हमें असली चेहरा दिखा रहा है इकोनॉमी का, कि आपकी इकोनॉमी जहां थी वही है। लेकिन ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ जो जीडीपी बढ़ा हुआ दिखा रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस, नॉट बिकॉज ऑफ आउटपुट। वेरी क्लियर गाइस। सो अगर मैं आपसे सिंपल वर्ड्स में पूछूं कौन सा जीडीपी दोनों में बेटर है, ओके, विच इज बेटर, रियल और नॉमिनल, पहले तो इसका मीनिंग देख लेते हैं गाइस। ये देखो, तो जीडीपी का मीनिंग जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, रियल का व्हेन अ कंट्री मेजर जीडीपी एट द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन विच ईयर गाइस, बेस ईयर। बेस ईयर पे अगर हम जीडीपी निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रियल जीडीपी, ठीक है गाइस। और यहां पे आपको दिखेगा व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड एट प्राइसेस प्रिवेलिंग इन विच ईयर, ये वर्ड देखो, खाली वर्ड पे फोकस, करंट ईयर, इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। जैसे कि मैंने बताया, इट इज आल्सो कॉल्ड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड जीडीपी एट करंट प्राइसेस। कांस्टेंट क्यों, क्योंकि एक ही साल का प्राइस लिया जा रहा है। करंट क्यों, क्योंकि जो साल में आप हो उसी साल का प्राइस लिया जा रहा है, ओके। अब सिंपल सा सवाल, ये हमारा गणित, कौन सा बेटर है, रियल या नॉमिनल? आंसर इज अभी क्लियर कर दिया हमने कि रियल बेटर। क्यों रियल बेटर है सर, उसके कुछ रीजंस है। देखो मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना। रियल इसलिए बेटर है कि पहला रीजन मैंने अभी बताया, कि जो ग्रोथ है वो सिर्फ आउटपुट की वजह से होती है, प्राइस की वजह से नहीं। आपको किसी इकोनॉमी की रियल ग्रोथ देखनी है तो देखो उसका प्रोडक्शन कितना बड़ा है, उसका आउटपुट कितना बड़ा है। प्राइस तो क्या है, बढ़ता कम होता रहेगा, उस वैल्यू को हम फैक्टर इन नहीं कर सकते। तो 3 रीजंस बता रहा हूं कि क्यों रियल बेटर है। सबसे पहले तो रियल आपको ट्रू ग्रोथ दे रहा है, वो तो बता ही रहा है, लेकिन क्यों? रीजन नंबर 1, क्योंकि जो ग्रोथ आ रही है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन फिजिकल आउटपुट और प्रोडक्शन, नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। ये देखो दिया हुआ है, नॉमिनल प्राइस की वजह से बताता है, लेकिन रियल सिर्फ आउटपुट और आउटपुट यानी प्रोडक्शन की वजह से बताता है, ओके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जीडीपी आपको आपका पीरियोडिकल कंपैरिजन करने में हेल्प करती है। देखो यहां पे आपको दिखेगा, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन मेकिंग पीरियोडिकल कंपैरिजन ऑफ द आउटपुट ऑफ द पास्ट ईयर्स। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं गाइस, देखो अब यहां पे ध्यान से दिख रहा है, यहां पे आपको अगर मैं 2024 को 2025 से कंपेयर करूंगा तो मुझे दिखेगा कि जो अमाउंट है मैं स्टेगनेंट रहा हूं। समझ में आ रही है बात? यहां पे मैं वो कंपेयर नहीं कर सकता हूं, यहां पे तो ग्रोथ दिख रही है, हालांकि ग्रोथ है ही नहीं, लेकिन यहां पे दिख रहा है कि मैं स्टेगनेंट रहा हूं, तो मैं खुद का पीरियोडिकल कंपैरिजन कर सकता हूं। रीजन नंबर 2, एक्सक्यूज मी, रीजन नंबर 3 इज इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन मेकिंग इंटरनेशनल कंपैरिजन। चलो, इंडिया का जब जीडीपी दूसरी कंट्री से कंपेयर होता है, यूएस, यूके, चाइना, पाकिस्तान ऑफ कोर्स आप लोग का फेवरेट, तो कौन सा जीडीपी देखा जाता है? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब उसी जीडीपी को देखा जाता है जो आउटपुट की वजह से बढ़ा है। कभी भी नॉमिनल जीडीपी को कंपेयर करते ही नहीं है अक्रॉस कंट्रीज। सो तीसरा पॉइंट ये है कि हम इंटरनेशनल कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ कि ग्रोथ एक्चुअली में कितनी हुई है। दिख रहा है आप लोग को? ऑल्सो हेल्पफुल इन मेकिंग इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ द आउटपुट विद वेरियस कंट्रीज। तो कितने पॉइंट हुए फटाफट बोलो? पॉइंट हुए 3 कि क्यों रियल बेटर है। नंबर 1, बिकॉज द चेंज इन जीडीपी इज ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन। नंबर 2, इट इज हेल्पफुल इन मेकिंग पीरियोडिकल कंपैरिजन ओवर पास्ट ईयर। नंबर 3, इट इज हेल्पफुल इन मेकिंग इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ जीडीपी विद अदर कंट्रीज। तो आपको अगर ये आया कि which one is better, support your answer by giving 3 reasons. You should recall these 3 points guys on top. Very clear?
अब इसी के बोनस में अटैच में एक टॉपिक आता है बढ़िया सा, उस टॉपिक का नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। आने को इसका सम भी आ सकता है, लेकिन बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आप बोलोगे कि सर सारी खूबियां अगर रियल में है तो नॉमिनल निकाल क्यों रहे, है ना, हटा दो उसको। नॉमिनल निकालना इसलिए जरूरी है गाइस क्योंकि प्राइस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां पे प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, तो हमें जानना जरूरी है कि भाई प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम नॉमिनल जीडीपी को भी बनाना और निकालना पड़ेगा। अब ये जो टर्म है जीडीपी डिफ्लेटर, लास्ट ईयर आप लोगों ने इंडेक्स नंबर पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये जो टर्म है ये आपको बताता है कि आपकी जीडीपी में कितने चेंजेस आ रहे हैं प्राइस की वजह से। किसकी वजह से गाइस? प्राइस की वजह से। देखो यहां पे दिया हुआ है क्लियरली, इसका नाम है प्राइस इंडेक्स। क्या है? प्राइस इंडेक्स। और इसके बारे में अगर आप देखोगे, इट हेल्प्स यू टू नो द एवरेज लेवल ऑफ चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन ईयर। ओके, एक साल के अंदर प्राइसेस में कितना चेंज आ रहा है वो आपको जीडीपी डिफ्लेटर बताता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सिंपल सा, इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर मुझे जीडीपी डिफ्लेटर बनाना है, चलो मैं आपको अब एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखना। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला, इट इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ओके, वेरी क्लियर। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, ये जेस देखो जरा, यहां पे अगर आपको दिख रहा है हमारा रियल जीडीपी कितना है, रियल जीडीपी जो है वो 7500 है, और नॉमिनल जीडीपी 7500 है और रियल जीडीपी 5000 है। ओके, थोड़ा आगे आते हैं, मैं एक सिचुएशन दे देता हूं, चलो सिंपल। करंट ईयर का आउटपुट जो है वो 1000 है, करंट ईयर का प्राइस जो है वो 12 है, और बेस ईयर का प्राइस जो है वो 10 है। मुझे बोला है कैलकुलेट करो जीडीपी डिफ्लेटर, तो हम पहले नॉमिनल निकाल लेंगे, करंट ईयर आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइस। नॉमिनल जीडीपी 12000 आएगा फॉर्मूला के हिसाब से, हाँ कि ना, 12000, और रियल जीडीपी करंट ईयर आउटपुट इनटू बेस ईयर प्राइस, ये आएगा 10000 इनटू 100। ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0, मेरा आंसर आया 120। अब ध्यान से सुनना गाइस, 120 का मतलब क्या हुआ? 120 का मतलब इकोनॉमी में 20% प्राइसेस बढ़ चुके हैं। जीडीपी डिफ्लेटर में 100 जो है ना वो बेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। 120 का मतलब बता देता हूं, लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर पढ़ा था तो उसमें भी ऐसा ही होगा। 100 है मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, 100 से ऊपर मतलब इन्फ्लेशन, 100 से नीचे मतलब डिफ्लेशन। अगर मेरा आंसर 120 है मतलब 20% प्राइस बढ़ चुका है। यही मेरा आंसर अगर 95 आता तो 95 यानी 100 से कितना नीचे है गाइस? 5% प्राइसेस गिर चुके हैं। और अगर मेरा आंसर 100 आया मतलब नो चेंज इन द प्राइस। तो जीडीपी डिफ्लेटर मुझे ये बताता है कि मेरी इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन आ रहा है या डिफ्लेशन आ रहा है। वेरी क्लियर गाइस। सो यहां पे ये फॉर्मूला मैं बोलूंगा, बहुत ही क्रूशियल है, आपको याद रखना है। ओके, जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, ये अच्छे से याद रखेंगे हम। और उसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है गाइस, हाउ डू यू कन्वर्ट नॉमिनल इनटू रियल। ये वाला फॉर्मूला इज हाउ डू यू कन्वर्ट नॉमिनल टू रियल। याद रहेगा ये भी गाइस, यस और नो? इट इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स यानी जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। इसमें हुआ कुछ नहीं है, पोजीशनिंग चेंज हो गई है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो जीडीपी डिफ्लेटर इधर आ गया है, ये रियल जीडीपी इधर आ गया और जीडीपी डिफ्लेटर इधर आ गया। इसका दूसरा नाम मैंने बताया था, प्राइस इंडेक्स भी होता है, क्योंकि ये प्राइस की डायरेक्शन बताता है। आर वी क्लियर विद दिस थिंग? तो यहां मीनिंग, फॉर्मूला, कैलकुलेशन, ये 3 चीजें आनी चाहिए। ओके गाइस, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट टॉपिक, दैट इज जीडीपी एंड वेलफेयर। इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, ये स्टार है यानी आईएमपी है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले जीडीपी जो है उसको लिंक किया गया एक वर्ड के साथ, क्या? वेलफेयर। ओके, क्या जीडीपी आपको आपकी इकोनॉमी के वेलफेयर के बारे में पता था? ज्यादातर लोगों को पता क्या लगता है कि जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर भी बढ़ रहा होगा। ओके, जीडीपी खाली ग्रोथ के बारे में बताता है गाइस। बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी इकोनॉमी में वेलफेयर हो रहा है लेकिन वो जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा।
मतलब मेरा कहने का क्या है कि जीडीपी इज नॉट अ रिलायबल इंडेक्स टू मेजर वेलफेयर इन द इकोनॉमी. वेरी क्लियर गाइस. Look at the statement that's written. Generally, GDP is considered as an index of welfare. Welfare means well-being of people in the society. Many things are such that are basically affecting the GDP of the economy but are not included while calculating the, many things are such that are basically affecting the welfare of the economy but are not taken into consideration while calculating the GDP. Welfare का मतलब क्या हुआ? Well-being. अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसे हम well-being कहते हैं कि something happening good, something happening bad. GDP ग्रोथ के बारे में बताता है, लेकिन वेलफेयर के लिए वो एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है. तो यहां पे मैं आपको 6 ऐसे केसेस बताने वाला हूं जिससे इकोनॉमी में वेलफेयर पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो कहीं पे भी जीडीपी में रिफ्लेक्ट या इंक्लूड नहीं हो रहा है. अब इसकी मैंने की बनाई है नर्ड सी. हाँ, 6 पॉइंट है. नर्ड भी आपको पता है क्या होता है और सबको सी भी पता ही है क्या होता है, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो लेट्स स्टडी दीज 6 पॉइंट्स जिससे इकोनॉमी के वेलफेयर पे फर्क पड़ता है लेकिन जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता. सबसे पहला पॉइंट आपको दिखेगा नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको मॉनेटरी टर्म्स में डिटरमाइन नहीं कर सकते, जैसे कि आपकी मम्मी पूरा दिन घर पे काम कर रही है, आपके भाई आपको एग्जाम में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप अपने दादा दादी का ख्याल रख रहे हो, ये सारे ट्रांजैक्शंस नॉन मॉनेटरी है. ओके, क्या इन ट्रांजैक्शंस से हमारी जीडीपी पे फर्क पड़ रहा है? टेल मी. मम्मा पूरा दिन घर पे खाना बना रही है, सबका ख्याल रख रही है. इज शी गेटिंग पेड फॉर दैट? नो. बड़े भाई ने आपको पढ़ाया एग्जाम के टाइम, इज ही गेटिंग पेड फॉर दैट? नो. इससे आपकी इकोनॉमी के जीडीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वेलफेयर पे इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अच्छी बात है, पॉजिटिव वेलफेयर हो रहा है. वेरी क्लियर गाइस. सो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में हम यही लिखोगे. मेनी ट्रांजैक्शंस लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, पेरेंट्स टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन do create welfare in the economy but are not taken into consideration while calculating the GDP. So ये आपका पहला पॉइंट N से हुआ. E से आपको दिखेगा एक्सटर्नैलिटीज. एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे इकोनॉमी में बेनिफिट या हार्म हो रहा है. इकोनॉमी में बेनिफिट या हार्म हो रहा है, आप कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा और कोई पेनल्टी भी नहीं लग रही. जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं. मैंने अगर लेस का पैकेट खा रहा हूं और पैकेट खत्म होने के बाद वो पैकेट रोड पे फेंक दिया, इज इट गुड और बैड? डेफिनेटली बैड सर. क्या लेकिन मेरे पे कोई फाइन लगेगा? नहीं लगेगा. तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हुई, एक हार्म हुआ जिसके लिए मुझे कोई पेनल्टी नहीं पे करनी. वेरी क्लियर. मैं गो ग्रीन ड्राइव कैरी आउट कर रहा हूं जिसमें मैं हर जगह सिटी में प्लांट्स लगा रहा हूं, पौधे लगा रहा हूं. ओके, इज इट गुड और बैड? गुड. लेकिन इसके लिए मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटी. टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया हुआ है. इट रेफर्स टू अ बेनिफिट और अ हार्म कॉज्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ फर्म टू द सोसाइटी फॉर विच ही इज नीदर पेनलाइज्ड नॉर रिवॉर्डेड. If it is beneficial to the economy, it is a positive externality. But if it is harmful to the economy, it is a negative externality. अब ध्यान से सुनना गाइस. इस एक्सटर्नैलिटी से इकोनॉमी के वेलफेयर पे फर्क पड़ रहा है. अगर मैंने चिप्स का पैकेट फेंक दिया तो उससे नेगेटिव वेलफेयर हुआ, लेकिन क्या जीडीपी में रिफ्लेक्ट होगा? नहीं. अगर मैंने गो ग्रीन ड्राइव कैरी आउट की, इससे क्या होगा? टेक्निकली पॉजिटिव वेलफेयर हो रहा है, लेकिन क्या जीडीपी में इफेक्ट हो रहा है? नहीं. सो सच एक्टिविटीज do create welfare in the economy but are not taken into consideration while calculating the GDP. Okay guys, ये आपका दूसरा पॉइंट E से हुआ, N से हुआ. R से आपको दिखेगा रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. इंडिया जैसी कंट्री के लिए तो बहुत सुप्रीम चीज है. हर जगह पे हम नंबर 1 हो रहे हैं, यहाँ पे तो स्पेसिफिकली नंबर 1 हो रहे हैं. बोलते हैं ना, हर 2 सेकंड में बच्चा पैदा होता है, राइट? इतनी तेज आबादी, अरे हो गया बच्चा पैदा, राइट? इतनी तेज आबादी बढ़ रही है. इसको आप ध्यान से सुनना गाइस. अगर आपकी इकोनॉमी का पॉपुलेशन जीडीपी से ज्यादा तेज बढ़ रहा है तो इससे वेलफेयर गिरेगा, इससे वेलफेयर गिरेगा, लेकिन ये जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा. अगर एक एग्जांपल दूं यहां पे, सपोज 10,000 आपकी इकोनॉमी की जीडीपी है, 100 लोग के बीच में डिवाइड हो रही है, तो पर पर्सन कितना हुआ? 100 रुपीज आएगा. अब आपकी जीडीपी बढ़ के 20,000 हो गई. ध्यान से देखो इसको, पॉपुलेशन 100 से बढ़ के सीधा 300 हो गई. अब पता है कितना आएगा? 66.6. अब देखो पर पर्सन अवेलेबिलिटी बढ़ी है या गिरी है? सर गिर गई है, क्योंकि पॉपुलेशन जीडीपी से ज्यादा फास्ट बढ़ा है. सो इफ द पॉपुलेशन राइजेस फास्टर देन द जीडीपी, इट रिड्यूसेस पर हेड अवेलेबिलिटी व्हिच रिड्यूसेस द वेलफेयर इन द इकोनॉमी, बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द जीडीपी. जीडीपी में दिखेगा क्या? अरे वाह भाई वाह, 10,000 से 20,000 हो गया, लेकिन आप एक साइड देखो, वेलफेयर आपका गिर चुका है. ऑलराइट गाइस, 3 पॉइंट हुए. नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, एक्सटर्नैलिटी, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ.
इसका अगला पॉइंट आपको डी से दिखेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी गाइस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान से समझो आप। एक इकोनॉमी के अंदर पर्टिकुलरली क्या होता है कि जब जीडीपी बढ़ रहा है ना, तो कैसे बढ़ रहा है वो भी देखना चाहिए। अच्छा अब एक बात समझो, अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो बढ़ा हुआ जीडीपी किसकी जेब में जाएगा, रिच या पुअर? कौन ज्यादा पैसा छापेगा? डेफिनेटली रिच। अगर रिलायंस ज्यादा बड़ी हो रही है तो मुकेश अंबानी की जेब में जितना पैसा डाल रहा है उतना उनके एम्प्लॉयज की जेब में तो नहीं जाने। तो इससे इनइक्वालिटी गिर रही है या बढ़ रही है? इससे इनइक्वालिटी बढ़ रही है। यस और नो? रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग मोर पुअर। सो कैन आई से इट इज रिड्यूसिंग द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी? It is reducing the welfare of the economy, but it is not reflected in the GDP. Very clear. इसका content कैसा दिया है? With rise in GDP, the income inequalities also increases. Okay, that is the higher GDP goes to the richer sections. This reduces the welfare in the economy, but it is not taken into consideration while calculating the GDP. इससे welfare तो गिर रहा है, लेकिन ये GDP में reflect, क्योंकि कभी भी बात नहीं होती कि GDP distribute कैसे हुआ है, खाली बात होती है GDP कितना है। Very clear guys? Coming to the last 2 points, change in price. अच्छा अब एक बात बताओ, ऊपर ही मैंने पूछा अभी, अगर जीडीपी प्राइस चेंज होने की वजह से बढ़ रहा है तो कौन सा जीडीपी है वो, रियल है या नॉमिनल है? बताओ फटाफट गाइस। इट इज नॉमिनल जीडीपी। अगर जीडीपी सिर्फ प्राइस चेंज होने की वजह से चेंज हुआ है तो वो कौन सा जीडीपी है? नॉमिनल। क्या नॉमिनल से वेलफेयर होता है? क्या नॉमिनल से वेलफेयर होता है? नहीं, लेकिन फिर भी इसको यूज किया जा रहा है प्राइस निकालने के लिए। सो अगर एक इकोनॉमी का जीडीपी सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ा है, उससे कोई वेलफेयर नहीं हो रहा, उससे कोई वेलफेयर नहीं हो रहा। इट इज कंप्लीटली मीनिंगलेस। सो इफ जीडीपी इंक्रीजेस विद द चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, सच ग्रोथ इज मीनिंगलेस एज इट डज नॉट क्रिएट्स एनी वेलफेयर इन द इकोनॉमी। तो ये आपका पहला पॉइंट हुआ सी से, ये डी से था, ये सी से हुआ, और सी से हमारा आखिरी पॉइंट आता है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी बढ़ने से ज्यादा आपका ध्यान पता है कहां जाना चाहिए कि बढ़ा हुआ जीडीपी कहां से आ रहा है। लेट्स से अगर मैं बोलता हूं इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है और वो बढ़ा हुआ जीडीपी बेसिक गुड्स एमेनिटीज से आ रहा है, ओके, यानी कि फूड प्रोडक्ट्स ये सब ज्यादा बिक रहे हैं, तो क्या इससे वेलफेयर होगा? डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि ये बढ़ा हुआ जीडीपी आर्म्स, एम्यूनेशंस, गन्स से आ रहा है, क्या इससे कोई वेलफेयर होने वाला है? नहीं होने वाला। वेरी क्लियर। So with increase in GDP, it is very important to see that where is this increase coming from. If the increase is coming from basic amenities, basic goods, it will definitely create welfare. But if it is coming from goods like arms, ammunitions, it will not bring any welfare in the economy. Very clear guys. So यहाँ पे हमारा nerd C clear हुआ. Non-monetary exchange, externality, rate of population growth, distribution of GDP, change in prices and composition of GDP. ऑलराइट गाइस, सो इसी टॉपिक के साथ हमारे नेशनल इनकम चैप्टर की जितने इंपॉर्टेंट थियरी के टॉपिक्स थे सब कवर हो चुके हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो कि आएगा स्पेसिफिकली एक ऐसे टॉपिक के लिए जो पूछा जाता है 3 मार्क के लिए। ओके, 3 मार्क के लिए पूछा जाता है इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है गाइस, so that is all from my side for theory of national income. Stay tuned on the channel guys दूसरे वीडियो के लिए, और सम्स के लिए एक अलग थियरी के सम्स का एक अलग पूरा एक मैं वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें तीनों मेथड्स में डिटेल में समझाऊंगा और एक एक स्पेसिफिकेशन दूंगा। ऑलराइट गाइस, सी यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर।